हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर नंबर 9 रोकड़ प्रवाह विवरण को पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशेष अवधि के दौरान रोकड़ समतुल्यों के स्रोतों के अंतर्वाह तथा बहिर्वाह को दर्शाता है, यानी कि कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को दर्शाता है। यह एक ऐसा विवरण है जो दो अवधियों के बीच रोकड़ प्रवाह में हुए परिवर्तनों की व्याख्या करता है, और रोकड़ प्रवाह विवरण में उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जो रोकड़ को प्रभावित करती है, यानी कि नॉन कैश आइटम्स को हम इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। रोकड़ से संबंधित जो भी आइटम होंगे वो हम रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं, और जो कैश आउटफ्लो यानी कि जो कैश हमारे से यहाँ गया है वो, और जो इनफ्लो हुआ है हमारे कंपनी के अंदर आया तो कैश इनफ्लो। फिर इसके अंदर कैश फ्लो को हम तैयार करने के लिए तीन एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, जो कि तीन हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रचालन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? तो संस्था कंपनी के प्रमुख कार्य से रोकड़ का आना जाना। विनियोग या निवेश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से विनियोगों के क्रय विक्रय से रोकड़ का आना जाना। ठीक है। और सही सी है हमारी वित्तीय या फाइनेंशियल एक्टिविटी, अंश ऋण पत्र निर्गमन, ऋण लेना व ऋणों का भुगतान करना। यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें हम जो प्रमुख कार्य आते हैं उसका रोकड़ का कैश आउटफ्लो इनफ्लो जो होगा वो उसके अंदर करेंगे, और फिर हमारी स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से जो रोकड़ का आना जाना होगा वो इसके अंदर करेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर। और फाइनेंसिंग के अंतर्गत जो है डिबेंचर और शेयर इशू करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। फिर आता है वित्तीय विवरण। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 परिभाषित किए गए हैं, और इनमें लेखा मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रोकड़ प्रवाह विवरण भी शामिल है। ये जो क्वेश्चन है वह एमसीक्यू में आता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसके अंदर शामिल है, तो लेखा मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत ये आता है। फिर आता है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य राशियाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लेखा मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार रोकड़ के अंतर्गत हस्तस्थ रोकड़ तथा बैंक के साथ मांग जमा शामिल है, जबकि रोकड़ तुल्य राशियों का तात्पर्य अल्पकालीन उच्च तरलता निवेशों से है, जो कि अपने मूल्य में परिवर्तन के जोखिम हेतु महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते हैं। तो ये हमारी थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की परिभाषा। फिर आता है रोकड़ प्रवाह के दो प्रकार होते हैं, हमने देखा अंतर्वाह इनफ्लो और बहिर्वाह आउटफ्लो। यानी कि कैश जब बाहर से अंदर आता है तो वो हमारा इनफ्लो, और जब हमारे यहाँ से कैश बाहर जाता है तो वो बहिर्वाह आउटफ्लो। फिर आता है संक्षिप्त रूप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। संक्षिप्त प्रारूप क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और सी है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर इसके अंदर आता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लिखते हैं यहाँ पे और ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाता है। और इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है हमने सही किया है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर यहाँ पे कुछ विशिष्ट मदों के व्यवहार को बताया गया है। पहला है हमारा असाधारण मदें। एबनॉर्मल आइटम्स क्या होती है? तो वे सभी मदें जो व्यापार के सामान्य संचालन से संबंधित होती है, जैसे कि संबंधित नहीं है, जैसे डूबत ऋण की वसूली, यानी कि जो बैड डेब्ट्स है उनसे पैसा हमें वसूल हो गया है, डूबत ऋण की वसूली। लॉटरी से आय हो गई है, माल के नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि मिली है हमें, और न्यायालय में दावे की जीत पर प्राप्त राशि हुई है। फिर आता है ब्याज व लाभांश का हम कैसे करते हैं? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का। फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके अंदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड हो तो वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। फिर आता है आय एवं लाभों पर कर। तो आय व लाभों पर कर का भुगतान क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ पर पूंजीगत लाभ पर कर हम देते हैं तो कर का भुगतान किस में करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। लाभांश भुगतान पर यानी कि शेयर और डिबेंचर पर हम करते हैं तो कर का भुगतान होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है।
कर के भुगतान की गणना कैसे करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट लिखा, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखती है, और उसका जो बैलेंस है वो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आएगा, और बाय P&L अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोविजन फॉर द ईयर हमने बनाया है तो यहाँ पे लिखेंगे, और टू बैंक अगर टैक्स पे किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और टू बैलेंस CD करके इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब प्रश्न में कर के भुगतान की सूचना नहीं हो, यानी कि हमें बताया नहीं होगा कि हमने पेमेंट टैक्स का किया है या नहीं, तो गत वर्ष का जो कर आयोजन ओपनिंग बैलेंस होगा कर भुगतान हम मानेंगे। नेक्स्ट आता है गैर नगद लेन देन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, तो अंशों के निर्गमन द्वारा भवन का क्रय, यानी कि इसमें हम कैश नहीं देते, हम कोई और चीज़ देकर अपना भुगतान करते हैं। तो अंशों के निर्गमन द्वारा भवन का क्रय हमने खरीदा है, अंशों का निर्गमन कर ऋण पत्रों का शोधन किया, अंशों के निर्गमन द्वारा मशीनरी का क्रय या ऋणों का मोचन। फिर आता है गैर नगद हानि, मूल्यह्रास जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हमसे क्यों बनता है कि गैर नगद हानि कौन सी है, और आपको ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें मूल्यह्रास जो होगा वो क्या है, हमारी गैर नगद हानि होगी। फिर आता है प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड प्रस्तावित कौन करता है, डायरेक्टर निर्देशन करते हैं, और घोषणा कौन करता है, शेयर होल्डर अंशधारी करते हैं। प्रस्तावित लाभांश प्रोपोज डिविडेंड को परिचालन गतिविधियों के तहत अधिनियम में जोड़ा जाएगा और वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत दिखाया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखा और पर्टिकुलर्स अमाउंट हम लिखते हैं। इसके अंदर जो बाय बैलेंस BD है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर हम यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड जो भी है, और टू बैंक अगर डिविडेंड पेड किया है तो यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस CD से इसको क्लोज कर देंगे। अंतरिम लाभांश या इंटरिम डिविडेंड किसे कहते हैं, तो वो देखिए, वह लाभांश जिसे कोई कंपनी अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अंशधारियों को देती है तो वो क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड या अंतरिम लाभांश। अंतरिम लाभांश से रोकड़ का बहिर्वाह आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, तो ये हमारे यहाँ से जाता है कैश। फिर हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखे हमने, फिर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखा यहाँ पे, और ऐड क्या करेंगे इसमें, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इससे हमारा क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आएगा। इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एक्सपेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसके अंदर हम नहीं लिखते हैं। फिर आता है ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इससे हमारा क्या आएगा, कैश जनरेटेड, या ऐसे लिख सकते हैं यूज टू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस करते हैं इसके अंदर इनकम टैक्स पेड, ऐड करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। इससे आता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसके अंदर प्लस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इससे हमारा जो निकल के आता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अंदर जो पहला हमारा वर्किंग नोट है वो हमारा नेट प्रॉफिट का है, कि हम नेट प्रॉफिट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैश कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमने लिखा, आफ्टर टैक्स है, हमें बिफोर वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम उसके अंदर डिविडेंड पेड प्रपोज्ड एंड फाइनल प्लस इंटरिम ड्यूरिंग द ईयर जो भी होगा। सेकेंड है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड है ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, फोर्थ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर, लेस क्या करते हैं इसमें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये वाले रिफंड ऑफ टैक्स, और माइनस करते हैं इनकम फ्रॉम लॉटरी। तो इससे हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो उसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं नेट प्रॉफिट के, जिसको हम ऐड करते हैं, डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इनटेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइज गुडविल, पेटेंट जिसको हम अपलिखित करते हैं, अमोर्टाइज का मतलब अपलिखित करना, लॉस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, और इंक्रीजिंग इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर प्लस करते हैं, जो कि हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है, इनकम होती है।
फिर नेक्स्ट आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि हमने यहाँ पे क्या करनी है, नेट प्रॉफिट से लेस करनी है, ये हमें लेस करनी है। क्या क्या है इसके अंदर, नेट प्रॉफिट से माइनस करना है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रेंटल इनकम और डिविडेंड रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट हमारा इससे क्या निकल जाता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम प्लस करते हैं, ऐड क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस क्या करते हैं हम, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स के अंदर क्या आती है, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, ट्रेड एक्यूरेड इनकम, सॉरी ट्रेड रिसीवल्स, बिल रिसीवल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेड इनकम यानी उपार्जित आय और अदर करंट एसेट्स आती है। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये हमारी आती है। फिर नेक्स्ट हमारी जो हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन भी कर लेना। और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो छोटी छोटी है, तो आप इसको यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेकंड हमारी एक्टिविटी उसमें क्या आता है, जो भी हम फिक्स एसेट्स होती है उसके सेल और परचेज से रिलेटेड चीज़ें आती है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड आता है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये हमारा क्या है, इनफ्लो है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पैसे आए अंदर, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसे अंदर आए, इनफ्लो हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो हुआ, रिसीव्ड रेंटल इनकम रिसीव्ड यानी कोई रेंट हमें मिला है तो ये हमारा क्या है, इनफ्लो। आउटफ्लो क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने कोई फिक्स एसेट्स बेची, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा, फिर हमारा क्या है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें ऐड क्या करते हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड ऐड करते हैं। लेस क्या करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। और जो आंसर आएगा उसमें लिख देंगे कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिक्स एसेट्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, जो फिक्स एसेट्स का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है तो डू बैलेंस पीडी, टू कैश या बैंक परचेज अगर हम करते हैं कोई फिक्स एसेट्स तो यहाँ पे लिखेंगे, और टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर। क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैंक अगर हमने कोई एसेट्स बेची है तो बाय बैंक लिखे क्रेडिट साइड लिखेंगे, और बाय डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, बाय P&L एंड P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल हुआ है तो क्रेडिट साइड में, और टू बैलेंस ईडी करके क्लोज करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो इसका बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, और बाय स्टेटमेंट एंड P&L बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और टू फिक्स एसेट्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से, और टू बैलेंस सीडी हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया। आई होप आपको इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और आपका इसका अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से रिविज़न हो गया होगा इस लेक्चर को देख के। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, और आपको ये जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इससे पहले वाले जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जो लेक्चर हो चुके हैं वन शॉट, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।